हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है प्रवास शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं गोंडवाना रियासत के बारे में। देखो, गोंडवाना रियासत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे मेंस के सिलेबस में। मेंस के सिलेबस जो हिस्ट्री पोर्शन है पेपर फर्स्ट का, तो उसमें जो 5वीं यूनिट है उसमें रियासतें, मध्य प्रदेश की रियासतों के बारे में पूछा गया। तो देखो, मध्य प्रदेश की रियासतें हम पढ़ते हैं कई बार, लेकिन इतनी कन्फ्यूजिंग हैं और कई कई नाम इतने रिपीटेशन है। जैसे बुंदेलखंड की रियासत में, या तुम्हारी बघेलखंड, गोंडवाना रियासत, ये तीनों चारों रियासतें ऐसे हैं जैसे एक दूसरे में कई जो पात्र हैं वो एक दूसरे में इंक्लूड हो जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो यही करेंगे, उनको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेंगे और एक तरीके से उन्हें विधिवत चीज़ों को पढ़ते हैं, जिससे क्या है वो हमारे लिए ना सिर्फ एक सरल हो जाए बल्कि हमें याद भी रहे जब हम मेंस में लिखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोंडवाना रियासत पढ़ेंगे, ठीक है। गोंडवाना रियासत की शुरुआत करें तो देखो, इसमें हम 4 फैक्टरों पर बात करेंगे। किस किस पे? सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय, दूसरा ऐतिहासिक संदर्भ, गढ़ा राज्य या गौड़ वंश की स्थापना, प्रमुख शासक और उत्तरकालीन गौड़ शासकों की बात करेंगे। इन एक एक शासकों को हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम परिचय की बात करें तो परिचय में हम क्या कहेंगे, जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो उत्तर पूर्वी भाग है, जैसे जबलपुर, होशंगाबाद, ये जो क्षेत्र है वो काय में आता है, गोंडवाना रियासत के समृद्ध क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसमें हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली यह जो है मध्य भारत की विशाल जनजाति वाली ये जो जनजाति समुदाय है, कौन सा? गौड़। इसमें इस जनजाति का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। गौरवपूर्ण इतिहास हम इसलिए कह सकते हैं कि इसमें कई ऐसे महान शासक हुए हैं, जैसे दुर्गावती हो गई, हृदय शाह हो गए। तो ऐसे कई महान शासक हुए हैं जिसने इस रियासत को काफ़ी समृद्धि प्रदान की है। अब बात करते हैं जैसे कि ऐतिहासिक संदर्भ। ऐतिहासिक संदर्भ में हम बात करते हैं गोंडवाना रियासत है, उसका उल्लेख हमें कहाँ पे मिलता है? सबसे पहले हमें रामायण में उल्लेख मिलता है। रामायण में कहाँ, जो दंडकारण्य प्रदेश कहा गया है, दंडकारण्य प्रदेश जो कहा गया है वो रामायण में जो उल्लेखित दंडकारण्य प्रदेश है वो क्या है? गोंडवाना रियासत है, ठीक है। इसके बाद गौड़ वंश की जो हमें विधिवत जानकारी भी मिलती है वो हमें काय में मिलती है? रामनगर के अभिलेख में मिलती है। रामनगर का अभिलेख, ठीक है। गौड़ वंश की जो राजनीतिक सत्ता का सर्वप्रथम उल्लेख हमें किसी में मिलता है? इसी अभिलेख में हमको उल्लेख मिलता है, ठीक है। इससे इसमें हमें जो यादव राव, जो प्रथम शासक हैं गौड़ वंश के प्रथम शासक यादव राव से लेकर हृदय शाह के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चूँकि जो रामनगर का अभिलेख है वो किस शासक ने बनाया है? वो शासक हैं कौन? हृदय शाह। तो इसलिए हमें कहाँ से कहाँ तक की जानकारी मिलती है? इसलिए हमें इस अभिलेख में यादव राव से लेकर हृदय शाह तक के बारे में आपको जानकारी मिलती है। अब इसमें जो प्रमुख शासक हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें जो प्रमुख शासक हैं जैसे कि यादव राव, फिर उसके बाद हमारे हैं क्या बोलते हैं, खरजी, गोरक्षक दास, सुखन दास, और इस तरीके से हमारे शासक। हम एक एक शासक को पूरे डिटेल के साथ देखो। शासकों को मेनली 3 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए यादव राव के बारे में बताइए, तो आप 3 पॉइंट याद रखो। एक तो इनका शासनकाल कब रहा, दूसरा आप एक याद कर लो कि कौन सी रियासत से संबंधित हैं, तीसरा आप कुछ विशेषताएं, जैसे कि यादव राव की विशेषता ये थी कि इन्होंने गौड़ वंश की स्थापना कराई, ठीक है। दमोह के शासक की पुत्री जो रत्नावली से विवाह किया। तो इस तरीके से हमें हर शासक के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे अब हम बात करेंगे यादव राव के बारे में। यादव राव प्रथम शासक हैं, ठीक है। अवधि इनकी जो रहती है, टेन्योर पीरियड कब से कब तक का रहता है? 1328 से लेके 1440 तक ये शासन करते हैं। इन्होंने गौड़ वंश की स्थापना करी। विशेषता क्या थी? इन्होंने गौड़ वंश की स्थापना करी, ठीक है। दमोह के शासक पुत्री जो रत्नावली से विवाह किया और गढ़ा वंश की स्थापना करी। इसका बात का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ पर मिलता है? अकबर नामा में मिलता है, ठीक है। अकबर नामा में हमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है। और जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो कौन है? खरजी हैं। खरजी इनके उत्तराधिकारी होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यादव राव के बारे में 3 पॉइंट क्या हो गए? अवधि 1328 से लेकर 1440 तक, गौड़ वंश की स्थापना करी,
इन्होंने दमोह के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह किया, और यह चीज़ हमें उल्लेखित कहाँ पर है, अकबरनामा में इस चीज़ का उल्लेख है। उसके बाद आते हैं खरजी। खरजी किसका, यादव राव का उत्तराधिकारी था, ठीक है। इसने 1440 से लेकर 1460 तक क्या, 1460 तक शासन किया। कब तक, 1440 से लेकर 1460 तक। इनके बारे में जो विशेषता है, एक तो इन्होंने संगठित सेना बनाई, ठीक है, पहला ऐसा शासक था जिसने संगठित सेना बनाई। उसके बाद प्रदेश के अन्य शासकों से इन्होंने क्या है, पेशकश, एक तरीके का कर था जो कि इन्होंने वसूला, ठीक है। जो इनके अधीन जितने भी शासक थे उनसे इन्होंने एक पेश का नाम से कर वसूला, ठीक है। और इन्होंने एक निर्माण करवाया, क्या करवाया निर्माण, गढ़ा में शिव मंदिर का, ठीक है, शिव मंदिर का निर्माण कराया, कहाँ पर, गढ़ा में। तो ये इनके बारे में कुछ विशेषताएं हो गई, ठीक है, किसके बारे में, खरजी के बारे में। अब तीसरे शासक कौन है, गौरक्षक दास, ठीक है। गौरक्षक दास का जो अवधि काल है, इनका जो अवधि काल है वो क्या है, इनका जो अवधि काल है वो है 1440 से लेकर 1480 तक, ठीक है। कब तक, 1480 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने जो मालवा किला के अमरेल के बागी शासक राय चीता को पराजित किया। किसको पराजित किया, राय चीता, जो कहाँ के, मालवा के जो अमरेल थे उनके बागी शासक थे, ठीक है। राय चीता को इन्होंने पराजित किया गोरखदास ने। इस बात का उल्लेख कहाँ पे मिलता है हमें, इस बात का उल्लेख मिलता है माशिर महमूद शाही, माशिर ए महमूद शाही, इस बात का हमें उल्लेख मिलता है, जो किसकी बुक है, शिहाब हकीम की, ठीक है, शिहाब हकीम। तो इस तरीके से हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं गोरक्षक दास के। एक तो अवधि 1440 से लेकर 1480 तक, इन्होंने जो मालवा के बागी शासक राय चीता को पराजित किया, इस बात का हमको उल्लेख कहाँ मिलता है, माशिर महमूद शाही किताब में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सुखनदास। सुखनदास के बारे में कहा जाता है जो गौरक्षक दास के उत्तराधिकारी थे। इन्होंने क्या किया, सैन्य विस्तार किया, इन्होंने अपनी सेना में घुड़सवार भी और पैदल सेना को बढ़ाया, ठीक है। अन्य शासकों की मदद से राज्य को दृढ़ मतलब मजबूत किया, अन्य शासकों की मदद से, और पड़ोसी राज्यों के साथ इन्होंने अपने मधुर संबंध स्थापित किए। इस तरीके से क्या है कि इन सभी शासकों ने एक गौड़ रियासत को एक बेस प्रदान किया, जो कि आगे जाके एक बहुत समृद्ध रियासत बनी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा योगदान किसी ने दिया था, वो किसने दिया था, सबसे ज़्यादा योगदान दिया, तो अब हम बात करते हैं इन शासकों की, ठीक है। इसमें अपन सुखनदास को पढ़ चुके हैं। अब आते हैं अर्जुन दास के बारे में। अर्जुन दास की क्या है, इन्होंने जो शासन किया था वो 1500 से लेकर 1510 तक किया था, ठीक है। अर्जुन दास ने कब तक शासन किया था, 1500 से लेकर 1510 तक। इनकी बारे में विशेषताएं ये कही जाती हैं, इनने पुत्र, जो इनके पुत्र थे अमान दास, कौन, अमान दास ने इनके टाइम पे विद्रोह कर दिया था। इस बात का उल्लेख मिलता है जो दमोह का ठर्रका, कौन सा, ठर्रका द अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है, ठीक है। गुरु नानक देव, इस अर्जुन देव के टाइम पे सबसे बड़ी जो बात थी वो क्या थी, इस टाइम पे गुरु नानक देव यहाँ पे आए थे, ठीक है। और इस चीज़ का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, जो एक सूरज प्रकाश पुस्तक है जिसमें हमें इस चीज़ का उल्लेख मिलता है, सूर्य प्रकाश, ठीक है। सूर्य प्रकाश पुस्तक में हमें क्या उल्लेख मिलता है कि गुरु नानक देव ने गढ़ा राज्य की यात्रा की थी, किस शासक के समय में, अर्जुन दास के समय में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या चीज़ देखी कि अर्जुन दास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम गुरु नानक देव गढ़ा राज्य में आए, ठीक। उसके बाद इस यात्रा के दौरान वो कहाँ कहाँ से गए थे, इस यात्रा के दौरान वो गए अमरकंटक, ठीक है, कहाँ पे गए, अमरकंटक, उसके बाद गढ़ा, उज्जैन, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और बालाघाट। उसी टाइम पे एक जैन संत थे जो काफ़ी फेमस थे, उनका नाम क्या था, स्वामी तरणतारण। स्वामी तरणतारण जो जैन संत थे वो भी अर्जुन दास के समय पर ही थे, ठीक।
तो इतनी बात हमें अर्जुन दास के बारे में याद रखनी है। कौन कौन सी बातें याद रखनी है? एक तो इनके जो पुत्र अमान दास थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। दूसरा गुरु नानक देव आए थे। तीसरा जैन संत स्वामी तरणतारण भी इसी समय पे यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उसके बाद हम आते हैं आमर दास या संग्राम सिंह। संग्राम सिंह को प्रमुख शासक कहा जाता है क्योंकि उसके कुछ रीजन हैं। रीजन नंबर 1, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने साम्राज्य को विस्तार किया, 52 गढ़ों की स्थापना करी। ठीक है, तो इसके जो परिचय है वो क्या है, इनको संग्राम सिंह भी बोला जाता है। इनका जो शासन था 1510 से लेके 1543 तक शासन रहा। अवधि याद रखना, 1510 से लेके 1543 तक। परिचय के बारे में बात करें हम तो इनका उल्लेख हमें क्या है, दमोह के सती लेखों में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, दमोह के जो सती अभिलेख हैं उनमें, सती अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि संग्राम शाह एक शासक हुए। ठीक है, उसके इन्होंने अपने आप को क्या एक उपाधि दी, महाराजा श्री राजा। कौन सी? महाराजा श्री राजा। ठीक है, महाराजा श्री राजा के उपाधि से इन्होंने अपने आप को विभूषित किया। स्थापत्य और योगदान और साम्राज्य विस्तार। देखो साम्राज्य विस्तार में इन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार में इन्होंने छोटी जागीरों को जोड़कर 52 गढ़ों की स्थापना की। काहे की? इसलिए इन्हें 52 गढ़ाधिपति भी कहा जाता है। ठीक है, 52 गढ़ों की स्थापना करी। इन जो इब्राहिम लोधी उस टाइम दिल्ली का शासक था, उनके साथ इनके मधुर संबंध थे, जिसकी वजह से लोधी वंश ने कभी भी जो गोंडवाना रियासत थी उस पर कभी आक्रमण नहीं किया। तो इससे क्या है, राज्य को सुरक्षा मिली। ठीक है, और 52 गढ़ बना दिए तो राज्य को एक बाहरी आक्रमण से भी सुरक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इनके जो राज्य विस्तार में। देखो राज्य विस्तार में 3 चीज़ें थी। क्या? 52 गढ़ों की स्थापना करी, इब्राहिम लोधी की कृपा प्राप्त थी इनको। तो ठीक है, उसके बाद जो गुजरात के शासक बहादुर शाह की इन्होंने कई युद्धों में सहायता करी। बघेल शासक वीर सिंह देव के साथ इनके काफ़ी अच्छे और मधुर संबंध थे, जिसकी वजह से राज्य को एक मजबूती प्रदान करने में संग्राम शाह का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद स्थापत्य और कला में जब हम बात करते हैं, स्थापत्य और कला की बात करें तो संग्राम शाह ने दुर्गों का निर्माण किया, 52 गढ़ों का निर्माण किया, चौरागढ़ का दुर्ग का निर्माण किया। इनके टाइम पे सिक्कों, सोने के सिक्कों का प्रचलन था, जो कि हमें कैसे पता चलता है। आज भी ये सिक्के कहाँ पर हैं? लंदन म्यूजियम में रखे हुए हैं। ठीक है, कहाँ पे? लंदन म्यूजियम में। और दूसरे कहाँ मिलेंगे हमें? कोलकाता म्यूजियम में। आज भी हमें संग्राम शाह के सिक्के प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मदन महल, ठीक है, जो कि गढ़ा के निकट है। क्या? मदन महल। उसके बाद बाजना मठ, संग्राम शाह सरोवर, ऐसे प्रमुख स्थापत्य इन्होंने निर्माण किए। अब संग्राम शाह के बाद जो सबसे प्रमुख शासक आते हैं वो आते हैं दलपत शाह। ठीक है, दलपत शाह ने जो शासन किया था वो कब से कब तक किया था? 1543 से लेके 1550 तक। ठीक है, 1543 से लेके 1550 तक शासन किसने किया? दलपत शाह ने। इन्होंने जो अपने आप को उपाधि दी वो किसकी उपाधि दी? महाराजाधिराज श्री राजा। किसकी? महाराजाधिराज श्री राजा। ठीक है, उसके बाद इनका जो विवाह होता है दलपत शाह का, देखो दलपत शाह इसलिए टर्निंग पॉइंट है गोंडवाना रियासत में क्योंकि इनका जो विवाह होता है दुर्गावती के साथ होता है। किसके साथ? दुर्गावती, जो कि एक प्रमुख शासिका थी गोंडवाना रियासत की। ठीक है, और इनका निधन हो जाता है कब? 1548 में। 1548 में जब इनका निधन हो जाता है तो क्या करते हैं, जो इनके पुत्र वीर नारायण देव हैं, वीर नारायण देव एक बाल अवस्था 5 साल का पुत्र रहता है, तो उसकी संरक्षिका के रूप में कौन शासन संभालता है? रानी दुर्गावती उस शासन को संभालती हैं। ठीक है,
अब दलपत शाह की कुछ विशेषताएं थी। इन्होंने जो राजनीति में एक दो तीन काम ऐसे किए कि जिनकी वजह से इनका नाम था। एक तो इनके अंदर राजनीतिक कुशलता ये थी कि जो बघेल वंश थे, जो इनके ऊपर रीवा वाला जो क्षेत्र है, उनके साथ इनके मधुर संबंध थे, इसलिए उन्होंने कभी इन पर आक्रमण नहीं किया। किस पे? गोंडवाना रियासत पे। उसके बाद जो रामचंद्र शासक थे वहाँ के, कौन? बघेल। उसके अलावा चंदेल वंश के शासकों के साथ इनके अच्छे मधुर संबंध थे, क्योंकि जो दुर्गावती थी वो चंदेल वंश की ही थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, एक जब संबंध अच्छे थे तो बाहरी आक्रमण का खतरा कम हुआ, तो राज्य की सुरक्षा को थोड़ा। उसके बाद सैन्य कूटनीतिक, प्रतापगढ़ के जो विद्रोही जमींदार थे उनको इन्होंने हटा दिया। ठीक है, किसने? प्रतापगढ़ के जो विद्रोही जमींदार थे दलपत शाह ने उसको हटा के उनको राजगौड़ के श्याम को जिम्मेदारी दे दी। ठीक है, राजगौड़ श्याम को जिम्मेदारी दे दी। किसको? राजगौड़ श्याम को वहाँ की जिम्मेदारी दे दी। प्रमुख अधिकारी इन्होंने जो सचिव थे आधार सिंह को पदस्थ किया। ठीक है, उसके अलावा जो कि आगे चल के दुर्गावती के पीएम बनते हैं। और इन्होंने सबसे बड़ी बात, विद्वानों को संरक्षण दिया। जो महेश ठाकुर थे, इन्हें तत्व चिंतामणि जो एक ग्रंथ लिखा था, वो एक विद्वानों को संरक्षक देने में दलपत शाह का महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो इस तरीके से दलपत शाह। ठीक है, अब दलपत शाह के बाद जो प्रमुख शासिका आती हैं वो हमारी आती हैं, कौन? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे रानी दुर्गावती का परिचय दीजिए, 3 नंबर में पूछ ले। रानी दुर्गावती का राज्य व विस्तार, रियासत विस्तार बताइए। ठीक है, आक्रमण, किन किन के साथ युद्ध हुए, प्रमुख विशेषताएं इनके शासनकाल की। इनके शासनकाल को स्वर्णिम काल भी बोला जाता है। और परिणाम, जो युद्ध हुआ था उसका क्या परिणाम रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रानी दुर्गावती को यहाँ पे काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 11 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकते हैं और 3 नंबर में भी आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो रानी दुर्गावती हैं इनके हम टाइम पीरियड को पढ़ें। देखो, दुर्गावती का जो टाइम पीरियड है वो कब से लेके कब तक है? 1550 से लेके 1565 तक। ठीक है, 1550 से लेके 1565 तक का समय क्या रहता है? रानी दुर्गावती के शासनकाल का समय रहता है। इनका जन्म कहाँ होता है? दुर्गावती का जो जन्म होता है वो होता है कलिंजर। ठीक है, कलिंजर में कब? 5 अक्टूबर 1524 को। 5 अक्टूबर 1524 को। ठीक है, जो कि कहाँ है? कलिंजर, आज यूपी में। ठीक है, उसके बाद 1542 में इनकी दलपत शाह के साथ शादी हो जाती है। ठीक है, दलपत शाह के साथ शादी हो जाती है। फिर दलपत शाह की 1548 में मृत्यु हो जाती है, तो वीर नारायण देव, इनके जो पुत्र रहते हैं, उनको शासक बनाया जाता है। चूँकि वो बाल अवस्था है, उनकी छोटी अवस्था थी, तो दुर्गावती उनकी संरक्षिका के रूप में काम करती हैं और 1550 में वो क्या करती हैं? गोंडवाना रियासत की शासक बन जाती हैं। ठीक है, जो हमें गोंडवाना क्षेत्र की समृद्धि, इस काल को पता है, गोंडवाना का जो दुर्गावती के काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। और ऐसा उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में, जो कि अबुल फजल की जो किताब है उसमें इस चीज़ का हमको उल्लेख मिलता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि रानी दुर्गावती का जो राज्य शासनकाल है 1550 से लेकर 1565 तक, और ये अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित करती हैं? सिंगौरगढ़ से। ठीक है, जबलपुर से राजधानी अब ट्रांसफ़र होकर कहाँ आ गई? सिंगौरगढ़ पर। ठीक है, प्रमुख गढ़ इनके टाइम पे, जो इनके शासन के टाइम पे इनके पास जो गढ़ थे वो कौन कौन से थे? एक था सिंगौरगढ़। ठीक है, उसके बाद मदन महल किला और चौरागढ़। चौरागढ़, मदन महल। ठीक है, राज्य विस्तार। आज जो आप वर्तमान में जबलपुर देखते हैं, नरसिंहपुर देखते हैं, दमोह देखते हैं, मंडला देखते हैं, होशंगाबाद देखते हैं, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के कुछ ज़िलों में, तो वहाँ तक इनका शासन था। इनके जो अधिकारी, प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे?
इनके जो प्रमुख अधिकारी थे, सेनापति थे इनके कौन, आधार सिंह और मान सिंह इनके दीवान थे। ठीक है, उसके बाद विशेषताएं क्या थी। देखो रानी दुर्गावती के टाइम पीरियड को स्वर्णकाल कहने के कई रीजन थे। सबसे बड़ा रीजन क्या था, एक तो इन्होंने मंदिर, इमारतें और तालाब, मंदिर, इमारतें और तालाबों का निर्माण करवाया। जबलपुर की रानी ताल, ठीक है, जैसे कि जबलपुर में जो रानी ताल है वो, ठीक है, रानी ताल। उसके अलावा इन्होंने अपनी जो दासी थी उसके नाम पर चेरी ताल, जो इनके दीवान आधार सिंह के नाम थे आधार ताल। ठीक है, सभी को इनके शासनकाल में सभी को सम्मान था। ठीक है, यहाँ पे गौड़, मुस्लिम और राजपूत सेनापति व मुख्य सेना में अधिकारी थे। ठीक है, पदों पर कई बड़े बड़े पदों पर ऐसा नहीं था कि भेदभाव था, सभी बड़े बड़े पदों पर योग्य व्यक्तियों को बिठाया, चाहे वो फिर राजपूत हो, गौड़ हो या फिर मुस्लिम हो। ठीक है, इनके टाइम पे आक्रमण हुए, कौन कौन से, 3 आक्रमण हुए। एक तो मियावा अफगान आक्रमण, ठीक है, रानी के टाइम पे 3 आक्रमण होते हैं, कौन कौन से, रानी के टाइम पे 3 आक्रमण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है मियावा अफगान आक्रमण, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं मियावा अफगान आक्रमण। ठीक है, दूसरा होता है रानी दुर्गावती और बाज बहादुर का आक्रमण। ठीक है, तीसरा होता है मुगल आक्रमण। ठीक है, इस तरीके से रानी दुर्गावती के शासनकाल में 3 आक्रमण होते हैं। ठीक है, पहले आक्रमण की हम बात करें तो देखो सबसे बड़ी बात है जो क्या है कि रानी दुर्गावती और बाज बहादुर की लड़ाई होती है कब, 1556 में। कब होती है, 1556 में। कारण क्या होता है भैया, कारण ये होता है बाज बहादुर सोचता है कि ये महिला शासिका है और कमज़ोर है, इसलिए गोंडवाना रियासत को अपने अधीन कर लिया जाए। बट वो भूल जाता है कि ये कौन है, रानी दुर्गावती है। ठीक है, रानी दुर्गावती उसको ना सिर्फ पराजित करती हैं बल्कि इस विजय के बाद रानी दुर्गावती की ख्याति बहुत दूर तक फैल जाती है। देखो जब उन्होंने क्या बोलते हैं बाज बहादुर को पराजित किया तो काफ़ी उनकी ख्याति फैल गई, जिससे अकबर जैसे महान शासक उस समय के जो थे अब वो भी काफ़ी प्रभावित हुए, किससे, गोंडवाना रियासत। तो इससे क्या होता है, उनका मुग़लों के साथ संघर्ष भी स्टार्ट हो जाता है। जब मुग़लों के साथ संघर्ष होता है तो अकबर क्या करता है, कारण बनता है मुग़लों के साथ जो संघर्ष है उसके 3-4 कारण बनते हैं। अकबर इस प्रसिद्धि से क्या करता है, जो उनका प्रिय हाथी है, कौन, जिसका सरमन नाम था, ठीक है, उसकी मांग करता है। दूसरा दीवान, ठीक है, जो वजीर बोलते थे जिसको, कौन, आधार सिंह, आधार सिंह की मांग करते हैं, कौन, आधार सिंह की मांग करता है, कौन, अकबर। जब अकबर इन सब चीज़ों की मांग करता है तो जब स्वाभिमान की दुर्गावती को लगता है कि ये हमारे स्वाभिमान के प्रति ठेस पहुंचा रहे हैं तो वो इन सब चीज़ों से इनकार कर देती है। तो क्या होता है, जो आसफ खान है विशाल सेना लेके रानी दुर्गावती पर आक्रमण कर देता है। जब रानी दुर्गावती पर पहली बार आक्रमण करता है तो वह पराजित हो जाता है। ठीक है, पराजित हो जाता है तो उसे अपनी पराजय से क्या करता है, वो दुगनी सेना लेके तुरंत द्वितीय आक्रमण भी कर देता है, जिसमें क्या होता है, रानी बुरी तरीके से पराजित हो जाती हैं। ठीक है, रानी बुरी तरीके से पराजित हो जाती हैं, किससे, आसफ खां से। जिससे क्या होता है, आसफ खां जब रानी दुर्गावती पराजित हो जाती हैं तो वो कृपाण अपने सीने में मार लेती हैं और उनके जो पित्र वीर नारायण सिंह हैं वो भी इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और वीरगति को प्राप्त होते हैं। जो आसफ खां है वो चौरागढ़ में क्या करता है, जैसे ही आक्रमण करता है तो चौरागढ़ में सारी स्त्रियां जौहर कर लेती हैं, तो जिसको बोला जाता है चौराहगढ़ का जौहर। ठीक है, एक नीर नाले पे घिर जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब नाले में घिर जाती हैं इस चक्कर में वो निकल नहीं पाती हैं और दोनों तरफ से अपने आप को जब वो घिरा देखती हैं रानी दुर्गावती तो अपने आप को वो प्राणों की आहुति दे देती हैं। ठीक है, उसके बाद आप करते हैं बात किसकी, अब इस युद्ध के परिणाम क्या हुए। ठीक है, युद्ध के परिणाम ये हुए, युद्ध के परिणाम क्या क्या हुए कि जो रानी लड़ाई में, रानी पहली लड़ाई में तो विजय हो जाती है लेकिन
तृतीय लड़ाई में वो क्या है, वीरगति को प्राप्त होती हैं। उनका पुत्र भी है वीर नारायण भी इस युद्ध में मारा जाता है। रानी मृत्यु पश्चात गौड़ साम्राज्य कमजोर हो जाता है। वीर नारायण के पश्चात दलपत शाह के भाई चंद्र शाह को वहाँ का राजा बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें उत्तरकालीन गौड़ शासकों की। उत्तरकालीन गौड़ शासकों में हम किस किस की बात करेंगे? ये स्लाइड आ नहीं पाई मेरे हिसाब से इसमें। कोई बात नहीं, चलो हम बात करते हैं, अपन डायग्राम बना के इस चीज़ को यहीं कर लेते हैं। उत्तरकालीन जो प्रमुख शासक थे उनमें हम बात करें किसका, चलो ऐड कर ही लेते हैं, स्लाइड को ही ऐड कर ही लेते हैं। ठीक है, उत्तरकालीन गौड़ शासक। उत्तरकालीन गौड़ शासक में कौन कौन आते हैं? चंद्र शाह, फिर उनके साथ बाद आते हैं मधुकर शाह। फर्स्ट नंबर पर चंद्र शाह, दूसरे नंबर पर मधुकर शाह, तीसरे नंबर पर प्रेम शाह और चौथे नंबर पे हमारे हृदय शाह। ठीक है, इस तरीके से हमारे उत्तरकालीन 4 प्रमुख राजाओं की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चंद्र शाह। चंद्र शाह के बारे में देखो, चंद्र शाह के बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? स्लीमैन के अनुसार आसफ खां की वापसी के पश्चात दलपत शाह के भाई चंद्र शाह शासक बनता है 1576 में। ऐसा हमें कहाँ पे? स्लीमैन के अनुसार है, ऐसा हमें पता चलता है। फिर आता है मधुकर शाह। मदन महल में चंद्र शाह और उसके बड़े पुत्र की हत्या छोटे पुत्र कौन कर देता है? मधुकर शाह कर देता है और बघेलखंड के कुछ भागों पर शासन करता है। इसकी मृत्यु कब हो जाती है मधुकर शाह की? 1595 में। ठीक है, 1595 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आते हैं प्रेम शाह। प्रेम शाह आते हैं, प्रेम शाह 1594 में शासक बनते हैं। ठीक है, 1594 में वो गढ़ा पर राज्य करते हैं। प्रेम नारायण भी कहा जाता है इनको। ठीक है, शाही शासन के प्रति वफादार हैं, अतः मनसब जहांगीर ने इन्हें मनसब दिया, क्योंकि ये शाही शासक जो कि मुगल शासक है उसके प्रति वफादार रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा ओरछा नरेश जो जुझार सिंह हैं उन्होंने प्रेम शाह पर आक्रमण किया और चौरागढ़ किले में इनको घेर लिया, जिसमें प्रेम शाह क्या है? मारा जाता है। फिर बात करते हैं चौथे नंबर पर हृदय शाह। हृदय शाह 1635 से लेके 1671 तक शासन करते हैं। कब तक? 1671 तक। जुझार सिंह की मृत्यु के बाद अतः चौरागढ़ पर मुस्लिम आधिपत्य आ जाता है। ठीक है, हृदय शाह। अब जब ये उत्तरकालीन गौड़ शासक हो जाते हैं फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? इसके बाद 1651 जुझार सिंह के भाई पहाड़ सिंह शासक बनते हैं। ठीक है, कौन बनता है? पहाड़ सिंह। ठीक है, पहाड़ सिंह। पहाड़ सिंह चौरागढ़ को जागीरदार नियुक्त होते हैं। इस समय हृदय शाह चौरागढ़ के जो हृदय शाह हैं वो कहाँ है? चौरागढ़ में उस टाइम रहते हैं। ठीक है, लेकिन फिर वहाँ से उनको भागना पड़ता है, तो वो कहाँ चले जाते हैं? छोड़ के बांदू के जागीरदार अनूप सिंह के यहाँ चले जाते हैं। किसके यहाँ? अनूप सिंह। अनूप सिंह के यहाँ पर ये अपना डेरा जमा लेते हैं, जो कहाँ के शासक रहते हैं? बांदू के जागीरदार रहते हैं। ठीक है, जो कि इन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। इसके बाद अतः हृदय शाह 1651 से लेकर 1652 तक रामनगर मंडला नगर में, जो रामनगर एक नया नगर बसाता है जो कि कहाँ है? मंडला में। ठीक है, रामनगर की स्थापना करता है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या देखा? हृदय शाह के बारे में। अब हृदय शाह के 2 पुत्र होते हैं, क्या? छत्रसाल और हरि सिंह। हृदय शाह के 2 पुत्र होते हैं, कौन? छत्रसाल और
हरिशे। इस तरीके से गोंडवाना रियासत में जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ अन्य शासक हैं, अगर आप चाहो तो एक बार नाम नोटिस कर लो और कहीं अच्छी किताब लगे तो आप उससे एक बार रीड डाउन कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसके बाद हमें सिर्फ 2 प्रमुख शासक हैं जो कि 1857 की क्रांति में जिनका काफ़ी योगदान रहा। कौन? वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप चाहो कि पूरे एक आपको क्रोनोलॉजी ना टूटे तो आप प्रमुख शासक बीच में और जो जो शासक आए उनके बारे में एक बार जान सकते हैं। जैसे कि छत्रसाल, ठीक है, छत्रसाल के बाद कौन आया? केसरी शाह, ठीक है। केसरी शाह के बाद आए पहाड़ सिंह, पहाड़ सिंह के बाद आते हैं नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह के बाद कौन आता है? महाराज शाह, शिवराज शाह, दुर्जन शाह, ऐसे निजाम शाह, महिपाल सिंह, नरहरि शाह और सुमेर शाह। अंतिम शासक है सुमेर शाह, जिनका हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन हम इन सब को न पढ़ते हुए किसको पढ़ेंगे? वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पढ़ेंगे। मुझे लगता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह को हम दूसरा पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो बिल्कुल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हम इस तरीके से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मुझे लगता है इसी वीडियो में हमें ये चीज़ कवर कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी 30 मिनट का वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट और लगेंगी, तो उस चीज़ को हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं। किसको? वीर शाह और शंकर शाह को, ठीक है। तो अब वीर शाह शंकर शाह के बारे में बात करते हैं। देखो, वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये दोनों पिता और पुत्र रहते हैं, ठीक है। और 1857 की क्रांति में इनका विशेष योगदान रहता है। कल ही इनका जो क्या बोलते हैं, जिस दिन इन्हें तोप से बांध के लटकाया गया था, या इनकी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो कल 14 सितंबर को वीरगति दिवस मनाया गया इनका। तो देखो, हम पृष्ठभूमि की बात करें कि आखिर में ऐसा कैसे ये सब दृष्टिकोण बना। क्या होता है, दोनों पिता पुत्र वीर, कौन? वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह कवि हैं। अतः कविता के माध्यम से ये क्या है, अपने क्षेत्र में कविता के माध्यम से देशभक्ति की भावना को जगा रहे थे। उसके बाद जो महाकौशल की क्रांति हुई थी, ठीक है, 1848 में जो महाकौशल की क्रांति हुई थी, उनमें इनका विशेष योगदान था, ठीक है। इसी समय जबलपुर में 52वीं रेजिमेंट को तैनात किया, जिसमें कई सैनिक क्या थे? विद्रोह करना चाह रहे थे। जो जबलपुर रेजिमेंट बनी थी उसमें कई सैनिक नाखुश थे अंग्रेज़ों से, क्योंकि भेदभाव चल रहा था। अंग्रेज जो हिंदुस्तान के जो सैनिक थे उनके साथ भेदभाव बरत रहे थे, तो वो भी काफ़ी विद्रोह के उसमें थे। तो क्रांति का अब क्या है, क्रांति के प्रचार के लिए ये क्या करते हैं? चलो अब हम बात करते हैं क्रांति का प्रचार। क्रांति का प्रचार, देखो, क्रांति के प्रचार के लिए ये क्या करते हैं? राजा शंकर शाह की अध्यक्षता में पूर्वा के जो जमींदार और राजाओं की सभा बुलाई जाती है। क्या करते हैं ये? पूर्वा के जो आसपास जितने भी राजा हैं, ठीक है, और जितने भी जमींदार हैं, उनको ये बुला के क्या करते हैं? एक सभा बनाते हैं, ठीक है। सभा बुलाई जाती है जिसमें अवंती बाई भी, ठीक है, अवंती बाई भी इसमें शामिल होती हैं, ठीक है, अवंती बाई। तो ये प्रचार हेतु क्या करते हैं? एक पुड़िया लेते हैं, एक पत्र लेते हैं, एक पुड़िया लेते हैं, ठीक है, जिसमें चूड़ियाँ रख देते हैं, 2 काली चूड़ियाँ। और पत्र में क्या लिखा होता है? पत्र में लिखा होता है कि अंग्रेज़ों से संघर्ष के लिए या तो तैयार रहो, ठीक है, और नहीं तो ये चूड़ियाँ पहनकर आप अपने घर पर बैठ जाइए। जो राजा या जमींदार ये पूड़ी जो क्या बोलते पत्र और चूड़ियाँ ले लेता था, उससे ये समझा जाता था कि ये संघर्ष के लिए तैयार है, ठीक है। उसके बाद
अब जब अंग्रेज़ों को इस चीज़ की भनक लगती है तो अंग्रेज़ भी अपनी साथ ही साथ एक योजना बनाने लगते हैं। क्या योजना बनाते हैं? अंग्रेज़ जो डिप्टी कमिश्नर थे, अपने गुप्तचरों को क्या करता है, ये साधु के वेश में भेजता है। कहाँ पर? वीर शंकर शाह और रघुनाथ शाह के महल में। ठीक है, जब वो भेजता है साधु के वेश में, तो शंकर शाह थोड़े धार्मिक स्वभाव के थे। धार्मिक स्वभाव के थे तो उन्होंने क्या किया, धार्मिक स्वभाव के होने के कारण उन्होंने क्या किया, इससे अपने यहाँ इस जो साधु के वेश में गुप्तचर आया उसको अपने यहाँ पर रहने के लिए रोक रखा। तो उसने और जो अपनी गुप्त जानकारी थी वो सारी साधु को बता दी। जब ये साधु को गुप्त जानकारी हुई तो उसने क्या किया, उसने सारा जाके अंग्रेज़ किसको, डिप्टी कमिश्नर को बता दिया। ठीक है, जब डिप्टी कमिश्नर को बता दिया तो उसके बाद होता क्या है, डिप्टी कमिश्नर ने और गुप्तचर लगा दिए इनके। जब गुप्तचर लगा दिए, एक मिनट थोड़ा इसको साफ कर दो, गुप्तचर लगा के इनको चारों बगल से इनकी घेराबंदी कर दी। ठीक है, तो इसके परिणाम क्या होते हैं, जैसे घेराबंदी हुई और पता चला इन्होंने जो पूरा मूवमेंट चलाया था 1857 की क्रांति का, तो इसके जो अंग्रेज थे 14 सितंबर 1857 को क्या करते हैं, वो रात्रि में 20 सैनिक, ठीक है, और 40 पैदल सैनिक, 20 घुड़सवार और 40 पैदल सैनिकों के साथ इनके किलों को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। जैसे ही किले को घेरते हैं तो इसमें 13 लोग और शंकर शाह और रघुनाथ शाह बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, और कुछ शर्तें रखी जाती हैं। क्या शर्तें रखी जाती हैं? शर्तें रखी जाती हैं, आप ईसाई धर्म स्वीकार कर लो, ठीक है, हिंदू धर्म छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज़ों से संधि कर लो, अंग्रेज़ों से संधि कर लीजिए। लेकिन भैया रघुनाथ शाह और शंकर शाह ये चीज़ करने से मना कर देते हैं। जब मना कर देते हैं तो देशद्रोह के आरोप में और कविता षड्यंत्र, लोगों को भड़काने जैसे आरोप में इनको क्या कर दिया जाता है, मृत्युदंड की सज़ा दे दी जाती है। तोपों के सामने इनका मुंह बांध दिया जाता है और पूरे शरीर को छत विक्षत कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम गौड़ शासकों के जो महान शासक थे उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब 11 नंबर में अगर कहीं क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा क्या, तो हम क्या पढ़ चुके, पृष्ठभूमि, क्रांति का प्रचार, क्रांति के परिणाम और अंग्रेजों की योजना। ठीक है, पृष्ठभूमि आप समझ चुके हैं, क्रांति का प्रचार समझ चुके हैं, अंग्रेजों ने क्या योजना बनाई, जासूस भेज दिया, जिस जासूस की वजह से क्या हुआ, वो पकड़े गए। क्रांति का परिणाम क्या हुआ कि शंकर शाह, रघुनाथ शाह पकड़े गए, उन्हें फांसी की सज़ा हुई, लेकिन उन्हें तोपों से उड़ा दिया, और जिसके बाद ये विद्रोह काफ़ी हद तक दबी गया। अब हम बात करेंगे गौड़ शासक का विवरण। ठीक है, अब गौड़ शासकों का विवरण, जैसे कि उस टाइम की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी और सांस्कृतिक परिदृश्य कैसा था, तो उसके बारे में हम थोड़ी बात करें, क्योंकि ये क्वेश्चन 11 नंबर में आ सकता है कि गौड़ साम्राज्य के क्या बोलते हैं, सामाजिक वितरण बताइए या आर्थिक स्थिति का विवरण दीजिए। तो इस तरीके से हम एक एक चीज़ को करें। गौड़ों की सामाजिक स्थिति, देखो गौड़ों की जो सामाजिक स्थिति थी उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि वो जंगल वन से प्रेम करने वाले थे। ठीक है, तो जब जंगल और वनों में उनका जीवन गुजर रहा था तो वो शेष समाज से कटे हुए थे। ठीक है, तो उन्नति कृषि थी। कैसी थी? कृषि। उन्नति कृषि होने के कारण ही गौड़ साम्राज्य को दुर्गावती के जो पीरियड टाइम पे क्या था, कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी हो चुकी थी। जब कृषि बहुत अच्छे अपने लेवल पे होने लगी थी तो लोगों को जो रहन सहन खान पीन में सुधार हुआ, तो इसलिए वहाँ पे इस काल को स्वर्णिम काल बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद
नदी तालाब, कृषि के लिए नदी तालाब भी बनाए गए सिंचाई के लिए, ठीक है। नदियों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। अबुल फजल ने दुर्गावती के शासनकाल को इसीलिए स्वर्णिम काल कहा। प्रजा सरल थी, ठीक है, कैसी थी, सुखी और शांत थी। उसके अलावा प्रजा में राजा के प्रति आदर था, सम्मान था और समर्पण था। ये कैसा सामाजिक स्थिति हो गई। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति के बारे में हम बात करें तो आर्थिक स्थिति में हमें क्या मिलता है। देखो, जो वार्निंग सिस्टम था, मतलब क्या कहते हैं, जो वहाँ पे वनोपज, अनाज और हाथी भेंट आपस में एक दूसरे खरीदने के लिए यूज़ करते थे। रुपए पैसा और नकदी का कोई चलन नहीं था, ठीक है। राजा और गणपतियों में मौखिक अनुबंध था, मतलब राजा और जो गणपति थे वो आपस में एक दूसरे को टैक्स नहीं देते, लेकिन राजा को अगर सैनिक की ज़रूरत पड़ती थी तो गणपति जो जिनके पास गढ़ थे वो सैनिक लेके राजा की सहायता के लिए आते थे। उसके बाद सामान्य प्रशासन की बात करें, सामान्य प्रशासन में क्या था। जो गणपति थे वो पैसा तो नहीं देते थे, लेकिन वो क्या है, राजा को एक सेना युद्ध के समय जरूर दिया करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौड़ साम्राज्य में जो शासक थे वो शांत प्रिय थे, और यहाँ पे जो ग्राम थी वो क्या थी, एक स्वतंत्र इकाई थी, ठीक है। इस तरीके से हम गौड़ साम्राज्य के बारे में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या, अब जो मुख्य बात है वो है सांस्कृतिक व स्थापत्य एंड कला। देखो, सांस्कृतिक, स्थापत्य और कला में हम किस किस का नाम सुनते हैं, मदन शाह का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किए, दुर्गों का निर्माण करवाया, ठीक है, मंदिरों का निर्माण करवाया, उसके अलावा मठों का निर्माण करवाया, ठीक है। मठों का निर्माण कराया, जैसे गढ़ा का दुर्ग, जिसको मदन दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण किसने करवाया, मदन शाह ने करवाया था, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो शैली है वो कैसी है, मेहराब शैली है, ठीक है, ऐसी है मेहराब शैली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिंगौरगढ़, ठीक है। ये कहाँ है, जबलपुर दमोह मार्ग पर पड़ता है, ठीक है। किले के अंदर क्या है, शिलालेख है, विशेष क्या है, इसमें गणेश जी का मंदिर है, ठीक है, तराई भवन है, शिखर भवन है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, चौरागढ़ की। ये कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत पर, ठीक है, नरसिंहगढ़ के पास। कहाँ पे, नरसिंहगढ़ के पास। इसमें 100 भवन बताए जाते हैं चौरागढ़ में, ठीक है। भूमिगत बावड़ियाँ, तालाब, कुएँ हैं, और दक्षिण की पहाड़ी है जिसे बुंदेला कोट भी कहा जाता है। उसके अलावा हम बात करेंगे और क्या है प्रमुख, रामनगर दुर्ग। क्या कौन सा दुर्ग, रामनगर दुर्ग, जिसकी स्थापना मैंने आपको बताया था किसने करवाई थी, गौड़ शासक हृदय शाह ने, क्योंकि वो भगा दिया था, ठीक है। तो हृदय शाह ने इसकी स्थापना करवाई, कब, 1698 में, ठीक है। और इसी को अपनी बाद में मंडला के पास है जिसको राजधानी भी बनाया। इसमें कौन कौन से महल हैं, मोती महल, रानी महल और राव भगत की कोठी, ठीक है, राव भगत की कोठी। इसके अलावा हम बात करें थर्ड, मठ और मंदिरों की बात करते हैं, मठ और मंदिर। बाजना मठ, ठीक है, जो कि गढ़ा में है, कौन सा, बाजना मठ। उसके बाद पंचमठा मंदिर, पंचमठा मंदिर, ठीक है। कई तालाब और बावड़ियाँ बताई मैंने, रानी दुर्गावती ने बताए जो बनवाई थी, ठीक है, जैसे संग्राम सागर, चौरागढ़ की बावड़ी। उसके बाद बात करेंगे मूर्ति कला की। मूर्ति कला गौड़ शासक कल्चुरी कालीन जो उत्कृष्ट कला थी, जो कल्चुरी काल में जो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी थी, वो यहाँ गौड़ साम्राज्य में आते आते विलुप्त हो चुकी थी, ठीक है। रामनगर के मंदिर में हृदय शाह की रानी सुंदरी देवी ने विष्णु, शिव, गणेश और दुर्गा की प्रतिमाएं बनवाई हैं, ठीक है। उसके अलावा राजराजेश्वरी मंदिर की जो मूर्ति है वो भी
गौड़ शासकों के द्वारा ही बनवाई गई है। उसके बाद बात करें संगीत कला। संगीत कला में ऐसा कोई शासक था नहीं, बस हृदय शाह को के टाइम पे थोड़ा संगीत में क्या है एक चरम उत्कर्ष पे था। ठीक है, हृदय शाह क्योंकि संगीत को पसंद करता था, उसने कुछ ग्रंथ भी लिखे जैसे हृदय कौतुक, ठीक है, और हृदय प्रकाश। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, रामगढ़ रियासत की। अब ये अंतिम रियासत है और इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। रामगढ़ रियासत जो वही जिसमें हम देखो रामगढ़ रियासत को हम क्या है परिचय अवंतीबाई जो कि इसमें मुख्य हैं और 1857 की क्रांति में रामगढ़ रियासत का योगदान। ठीक, रामगढ़ रियासत देखो संग्राम शाह के 52 गढ़ों में एक थी। ठीक है, जिसके शाहपुर सैपुरा, जिसमें जो कौन कौन सी रियासतें आती थी, शाहपुर सैपुरा रामगढ़ और रामपुरा रियासतें इसमें आती थी। निजाम शाह के शासनकाल में क्या होता है, निजाम शाह जो यहाँ का शासक रहता है वो उसके टाइम पे एक आदमखोर शेर का आतंक हो जाता है। जब आदमखोर शेर का आतंक हो जाता है तो मुकुटमणि और मोहन सिंह दो भाई होते हैं, वो आदमखोर शेर को मार देते हैं, जिससे निजाम शाह प्रसन्न हो जाता है। और लेकिन इस युद्ध में कौन मारा जाता है, मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो मुकुटपुर का जो जमींदार है वो किसको बनाया जाता है, गाजी सिंह को। देखो एक तरीके से आप ऐसे समझो, संग्राम शाह की 52 गढ़ें बनाई थी, उसमें एक गढ़ कौन सा था, रामगढ़ भी थी। रामगढ़ में कौन कौन आते थे, शाहपुरा, कौन कौन सी रियासतें आती थी, शाहपुरा, सैपुरा, रामगढ़, रामपुरा। ठीक है, तो अब इस टाइम क्या है, रामगढ़ से रियासत में एक आदमखोर शेर हो जाता है। तो मुकुटमणि दो भाई थे, कौन, मुकुटमणि और मोहन सिंह। ठीक है, मोहन सिंह दो भाई रहते हैं। ये क्या करते हैं, मोहन सिंह इस आदमखोर शेर मार देता है। उसके बाद गौड़ राजा ने किसको बना दिया, गाजी सिंह को मुकुटपुर का जमींदार बना दिया। ठीक है, गाजी सिंह को मुकुटपुर का जमींदार नियुक्त कर दिया। अब गाजी सिंह ने इस क्षेत्र में डाकुओं और विद्रोहियों के आतंक को दबा दिया था। ठीक है, अतः रामगढ़ की जागीर उसको किसको, गाजी सिंह को दे दी गई। ठीक है, इसी वंश में होते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। कौन, लक्ष्मण सिंह, उनके पुत्र हैं विक्रमादित्य। ठीक है, आपको अब पता चलेगा कि हम कहाँ तक। विक्रमादित्य की पत्नी है वो क्या है, अवंतीबाई। ठीक है, अवंतीबाई रहती हैं। तो विक्रमादित्य का जो विवाह होता है सिवनी के जमींदार मनकेहड़ी, जो मनकेहड़ी ग्राम के जमींदार थे, कौन, राव जुझार सिंह। कौन थे, जुझार सिंह। उनकी पुत्री रहती है अवंतीबाई, तो उनके साथ इनका विवाह होता है किसका, विक्रमादित्य का। और रामगढ़ रियासत पे ये दोनों शासन करते हैं। ठीक है, अब हमें कौन पढ़ना है, विशेषतः रानी अवंतीबाई पढ़नी है, क्योंकि 1857 की क्रांति में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। रानी अवंतीबाई का देखो जन्म कहाँ होता है, आपको पता ही है, मनकेरी के जमींदार राव जुझार सिंह के यहाँ, जो कि सिवनी में है। ठीक है, और इनका जो विवाह होता है विक्रमादित्य सिंह लोधी के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद विक्रमादित्य का निधन हो जाता है, तो रानी के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है काय की, शासन की। लेकिन क्या होता है, जैसे ही विक्रमादित्य की मृत्यु होती है तो अंग्रेज़ क्या करते हैं, कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कार्रवाई करते हैं और यहाँ पर दो सहरबदार नियुक्त कर देते हैं। इनका नाम क्या होता है, शेख मोहम्मद और मोहम्मद अब्दुल्ला। रानी इस चीज़ को क्या देखती है, अपने अपमान के रूप में देखती है, और जब रानी इसको अपना अपमान समझती है तो क्या होता है, वो इन दोनों को बाहर खदेड़ देती है। जब बाहर खदेड़ देती है तो 1857 की क्रांति का पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार हो जाती है। 1857 की क्रांति में क्या होता है, जब महाकौशल क्षेत्र में उस टाइम फैल चुकी है
और जब महाकौशल क्षेत्र में फैल चुकी है तो उसमें बहुत से छोटे छोटे जो बावनगढ़ के हैं शासक हैं वो भी इसमें क्या कर रहे हैं, अपना अपना योगदान दे रहे हैं। अब कैसे योगदान दे रहे हैं वो देखो। 1857 की क्रांति में महाकौशल तक जो भी राजा और जमींदार थे वो इसमें विरोध कर रहे थे। किसका? अंग्रेज़ों का। तो क्या होता है, रामगढ़ के सेनापति ने मुआविदिया थाने पर चढ़ाई कर दी और अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है। रानी के सिपाहियों दुधरी पर कब्जा कर देते हैं और विद्रोह पूरे रामगढ़ मंडला में फैल जाता है। अंग्रेज विद्रोह दबाने में क्या होते हैं, असफल होते हैं और 23 नवंबर 1857 को रानी और अंग्रेज ग्राम खेरी में संघर्ष होता है। ठीक है। जमींदारों ने रानी का साथ दिया। ठीक है। चूँकि अंग्रेज जो रहते हैं, देखो जमींदार तो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के पास क्या था, एक बहुत बड़ा उनके पास हथियार थे आधुनिक। ठीक है। सबसे बड़ी बात, उनके पास आधुनिक सेना थी। तो पहली बार जब अंग्रेज आक्रमण करते हैं तो वो रानी अवंतीबाई उन्हें पराजित कर देती है और मंडला रामगढ़ को स्वतंत्र घोषित करा दिया जाता है। लेकिन मार्च 1857 में क्या होता है, रामगढ़ महल को चारों तरफ घेर के उसको क्या कर देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं अंग्रेज। और युद्ध में रीवा नरेशों ने क्या है, अंग्रेज़ों का साथ दिया। रीवा नरेश किसका साथ दे रहे थे? अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। और रानी अवंतीबाई देवहारगढ़, कहाँ पे? देवहारगढ़ शाहपुरा में चली जाती है। ठीक है। और गुरीला युद्ध करती है, परंतु वह पराजित हो जाती है और इस पराजय में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। परिणाम क्या निकलते हैं? परिणाम ये निकलते हैं कि रानी ने स्वयं को तलवार मार लेती है और अपने आप की वीरगति को प्राप्त हो जाती है। ठीक है। उसके बाद रामगढ़ पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे कई 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, कई ऐसी चीज़ें रहती हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लगे, ठीक है, पूरा घटनाक्रम इस तरीके से आप डायग्राम बना के चीज़ों को एक विधिवत तरीके से मैनेज करके अपने नोट्स साथ ही साथ बनाते जाइए। मैं बस ये है, देखो क्रांति या घटनाक्रम, मैं चीज़ों को बस एक बार आपको कहानी की तरह समझा रहा हूँ, बाकी आपको लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीज़ों के विधिवत नोट्स बनाएं, उससे भी शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में। देखो आप कई किताबें पढ़ लो, कई अच्छे नोट्स बना लो, लेकिन एक विधिवत नोट्स आपकी एक पेज में पूरी रियासतें होंगी तो आप एंड टाइम पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलो दोस्तों, आगे अब अगली रियासत पे हम जल्दी वीडियो लाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें और हमें थोड़ा मोटिवेट करते रहें ताकि हम और भी अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और